as each new dynasty came to power, kings wanted to emphasize their moral right to be rulers. जितने भी सत्ता में आने पर, मतलब जो भी डायनेस्टी जब पावर में आने के बाद जितनी भी न्यू डायनेस्टी आ रही थी वो पावर, किंग्स वांटेड टू एम्फेसाइज देयर मोरल राइट टू बी रूलर, वो जोर डाल रहे थे। क्या होता है, सत्ता में आने पर जितने भी ईच डायनेस्टी के राजा थे, ईच डायनेस्टी के जो राजा थे वो रूलर्स होने के अपने मोरल राइट्स पर और जोर डाल रहे थे। नई डायनेस्टी के जितने भी राजा थे केम टू पावर, नई डायनेस्टी के राजा पावर्स में थे और वो चाहते थे टू एम्फेसाइज, वो अपने मोरल राइट्स को टू बी रूलर्स, मोरल राइट्स को रूलर्स पर डाल रहे थे, मोरल राइट्स पर। एंड constructing places of worship provided rulers with the chance to proclaim their close relationship with God, especially important in an age of rapid political change. Especially जो कंस्ट्रक्टिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप था, वर्शिप की जो प्लेसेस को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, प्रोवाइडेड रूलर, वो कौन प्रोवाइड कर रहा था, रूलर्स प्रोवाइड कर रहे थे। विद द चांस टू प्रोक्लेम, देखिए जो वर्शिप की प्लेसेस थी, जो वर्शिप की प्लेसेस को जो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था वो रूलर्स प्रोवाइड कर रहे थे कंस्ट्रक्शन। एंड विद द चांस, ये उनके पास चांस था कि वो अपने रिलेशनशिप को, अपने क्लोज रिलेशनशिप अपना गॉड के साथ बना पाए, प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड, स्पेशली इम्पॉर्टेंट in an age of rapid political change, और स्पेशली इम्पॉर्टेंट है और ऐसी क्लोज रिलेशनशिप वो बना पाए दिया, और ऐसी स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन एन एज ऑफ रैपिड पॉलिटिकल चेंज, मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट था और इसके कारण काफ़ी पॉलिटिकल चेंजेस आ गए थे, और इसके कारण क्या हुआ कि काफ़ी पॉलिटिकल चेंजेस आए। एंड रूलर्स ऑल्सो ऑफर्ड पैट्रोनेज टू द लर्न एंड प्योर and try to transform their capital and city into great cultural centers that brought fame to their rule and their real। जो रूलर्स थे, रूलर्स ने ऑफर किया पैट्रोनेज टू द लर्न एंड प्योर, उन्होंने रूलर्स ने विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी क्या ऑफर किया, पैट्रोनेज, आश्रय प्रदान किया, आश्रय रहने की जगह दी, और अपनी कैपिटल, और ट्राई टू ट्रांसफॉर्म देयर कैपिटल, और अपनी कैपिटल और सिटीज को, अपनी कैपिटल और सिटीज के इम्पोर्टेंट, रूलर्स ने क्या किया, रूलर्स ने विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को आश्रय प्रदान किया, जगह दी, रहने की, आश्रय दिया, और अपनी राजधानी, या उन्होंने कोशिश की, ट्राई किया कि कैपिटल और सिटीज़ को वो ग्रेट कल्चरल सेंटर्स में चेंज करें, जिसके कारण उन्हें काफ़ी फेम मिलेगा, टू देयर रूल, और देयर रूल में उन्हें काफ़ी फेम मिलेगा, प्रयास किया। और इससे क्या हुआ, उनके शासन में तथा उनके राज्य को काफ़ी फेम मिला या काफ़ी ख्याति मिली, काफ़ी फेमस हुए।
and it was widely believed that the ruler of a just king would be an age of plenty, when the heavens would not withhold rain. अगर आप वाइडली बिलीव करते हैं, मतलब वाइडली समझ ये थी कि जो न्यायप्रिय राजा थे, न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा। आप हम वाइडली बिलीव क्या करते थे, जो रूल ऑफ अ जस्ट किंग वुड बी एन एज ऑफ प्लांटी when the heavens would not withhold rain में जो व्यापक समझ, अगर हम वाइडली बिलीव क्या करते हैं कि जो न्यायप्रिय राजा होगा उसका राज्य ऐसा होगा जहाँ पे सिर्फ प्लेंटी ऑफ हैप्पीनेस होगी, जहाँ खुशियाँ होंगी, खुशहाली होगी, और जहाँ पर सिर्फ विथ होल्ड रेन होगा, मतलब सिर्फ बारिश होती रहेगी, मतलब जितनी बारिश की ज़रूरत है वहाँ पर होती रहेगी। एंड at the same time making precious water available by constructing tanks and reservoirs was highly praised। और इसी तरह टैंक और रिजर्वॉयर्स के निर्माण को बनाना स्टार्ट कर दिया गया था। और जो हमारा एट द सेम टाइम, इसी टाइम में क्या किया गया, मेकिंग प्रीशियस वाटर, जो प्रीशियस वाटर हमारे लिए अवेलेबल होता है उसको हमने कंस्ट्रक्ट किया, टैंक्स को और रिजर्वॉयर्स को। वो हाईली, ये बहुत ही हाईली प्रशंसा की गई इसकी, या हाईली प्रेज्ड किया गया। जब हमने ये काम किया तो इसको काफ़ी हाईली प्रेज्ड किया गया। एंड सुल्तान Iltutmish won universal respect for constructing a large reservoir just outside Delhi-e-Kunha में। जो सुल्तान इल्तुतमिश थे उन्होंने दिल्ली-ई-कुन्हा के एकदम पास उन्होंने लार्ज रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करवाया था, लार्ज तालाब का निर्माण करवाया, ठीक है। उन्होंने इसको मतलब लार्ज तालाब बनवाया था या रिजर्वायर बनवाया, और इसके कारण उन्हें काफ़ी रिस्पेक्ट मिला। एंड इट वॉज कॉल्ड द हौज-ई-सुल्तानी और द किंग्स रिजर्वायर, और हम इसे क्या कहते थे, इट वॉज कॉल्ड इसे हम क्या कहते थे, हौज-ए-सुल्तानी कहते थे, या राजा का तालाब कहते थे, किंग्स रिजर्वायर कहते थे, या हौज-ए-सुल्तानी के नाम से जानते थे। कैन यू फाइंड इट ऑन मैप 1 इन चैप्टर 3? आप क्या इसको फाइंड कर सकते हैं, चैप्टर 3 में मैप 1 में ये दिया गया। रूलर्स ऑफन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड रिजर्वायर्स बिग एंड स्मॉल फॉर यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल। जो रूलर थे वो कंस्ट्रक्ट करते थे, टैंक और रिजर्वॉयर्स को कंस्ट्रक्ट करते थे। उनकी साइज क्या थी, कोई बिग या स्मॉल साइजेस में कंस्ट्रक्ट करते थे ऑर्डिनरी पीपल, जिससे कि उसका यूज़ करें, ऑर्डिनरी पीपल्स के लिए वो इसका कंस्ट्रक्ट करते थे, कंस्ट्रक्शन। समटाइम्स these tanks and reservoirs were part of a temple या मॉस्क्यू और अ गुरुद्वारा। समटाइम ये जो टैंक्स होते थे या रिजर्वॉयर्स होते थे, ये क्या होते थे, टैंक्स और जो रिजर्वॉयर्स होते थे ये मंदिर, टेम्पल और मॉस्क्यू। नोट द स्मॉल टैंक इन द जामी मस्जिद, मंदिर, मॉस्क्यू और गुरुद्वारा का पार्ट था। मंदिर और मॉस्क्यू और गुरुद्वारा के पार्ट थे। और आप अगर मॉस्क्यू की बात करें तो नोट द स्मॉल टैंक इन द जामी मस्जिद। फिगर 7 में एक स्मॉल टैंक बनाया जा रहा है जामी मस्जिद में। एंड गुरुद्वारा अ प्लेस ऑफ वर्शिप एंड कांग्रेगेशन फॉर किंग फॉर सिक्स, मतलब अमृतसर में भी आपने देखा कि ये भी यहाँ पर इधर भी बनाया गया है। और फिगर 8 में क्या है, हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल विद द हॉली
सरोवर अमृतसर, ये सरोवर है अमृतसर का, ये बनाया जाता था। ये टैंक और रिजर्वॉयर्स मंदिर और मस्जिद में, या आप कह सकते हो सिख में या गुरुद्वारा में इनको बनवाया जाता था। Why were temples targeted? Why were temples targeted? टेम्पल्स को टारगेट क्यों किया जाता था? Why were temples targeted? टेम्पल्स को क्यों टारगेट किया जाता था या टेम्पल्स को क्यों नष्ट किया जाता था? Because kings built temples to demonstrate their devotion to God and their power and wealth. It is not surprising that when they attacked one another's kingdom, they often targeted these buildings. मतलब जो राजा थे वो टेम्पल को बिल्ड करवाते थे अपनी शक्ति, अपने वेल्थ और गॉड के प्रति जो उनका डिवोशन था, जो डिमोन्स्ट्रेट था, जो डिवोशन था, उसके लिए वो इनका निर्माण करवाते थे या इनको टेम्पल्स को बिल्ड करते थे। It is not surprising that when they attacked one another's kingdom, they often targeted these buildings. ये कोई सरप्राइजिंग की बात नहीं। ऐसे में ये बात आश्चर्यजनक सरप्राइजिंग नहीं लगती, क्योंकि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करना स्टार्ट किया तो उन्होंने उन्होंने से टारगेट किया, मतलब उन्होंने इमारतों पर ही या उन्होंने टेम्पल्स की बिल्डिंग पर ही ज़्यादातर टारगेट्स किया है। बिल्डिंग्स पर ही वो ज़्यादा टारगेट्स करते थे। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी या सरप्राइजिंग नहीं। In the early 19th century, when the Pandyan Raja, in the early 19th century में क्या होता? When the Pandyan Raja Sri Vallabh invaded Sri Lanka. 19th century के अर्ली में 19th century के स्टार्टिंग में जब पांड्यन राजा श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और डिफीटेड द किंग सेनावन, और उन्होंने किसको डिफीट किया? डिफीटेड द किंग सेनावन 831 to 851, ठीक है, उनको डिफीट किया। द बुद्धिस्ट मॉन्क एंड क्रोनिकल धम्मकित्ती ने लिखा है कि धम्मकित्ती ने नोटेड किया, he removed all the valuables, that is the statue of the Buddha, and the statue of the Buddha made entirely of gold in the jewel palace, ठीक है। and second, and the golden images in the various monasteries, all these he seized। उन्होंने क्या लिखा है कि 9th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जब पांड्यन राजा श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन फर्स्ट को उन्होंने डिफीट कर दिया, और राजा सेन फर्स्ट को उन्होंने डिफीट कर दिया तो उनके बारे में बौद्ध भिक्षु या बुद्धिस्ट मॉन्क या क्रोनिकल धम्मकित्ती ने लिखा। वो बुद्धिस्ट मॉन्क थे और क्रोनिकल इतिहासकार भी थी। धम्मकित्ती उन्होंने क्या लिखा? He removed all the valuables, उसने सारी वैल्यूएबल चीज वो अपने साथ ले गया, यहाँ तक कि स्टैचू ऑफ बुद्धा थी जिसे सोने से बनाई गई थी, ठीक है। द स्टैचू ऑफ बुद्धा मेड एंटायरली ऑफ गोल्ड से बनाई गई थी, जिसे आपने रत्न ज्वेल पैलेस में रखा था या रत्न महल में जिसे रखा था वो भी ले गया। द गोल्डन इमेजेस इन द वेरियस मॉनेस्ट्रीज, ऑल दीज ही सेज, मतलब वो जो वेरियस मॉनेस्ट्रीज में जो सोने की
सोने की जो इमेजेस रखी गई थी वो सब अपने साथ जब्त कर सीज कर वो ले गया, अपने साथ उसने सब जब्त कर लिया। The blow of the pride of the pride of the Sihali ruler had to be avenged, and the next Sihali ruler Sena too ordered his general to invade Madurai, the capital of the Pandyas. अब क्या हुआ, जो सिहली रूलर थे, सिहली रूलर के आत्म अभिमान को इससे जो सिहली रूलर थे उनको एक काफ़ी अवेंज्ड लगा। सिहली रूलर हैड टू बी अवेंज्ड, उन्हें एक मतलब काफ़ी धक्का सा लगा। आत्माभिमान को इससे जो मतलब उनका जो रेस्पेक्ट थी, उनकी रेस्पेक्ट को काफ़ी चोट लगी और उसका बदला तो लेना ही था उन्हें, उसका बदला उन्हें लेना था, ठीक है। और अगले से उनका बदला उन्हें लेना था। रूलर हैड टू अवेंज, उन्हें अपने प्राइड का बदला, जो उनके प्राइड को जो झुका दिया गया उसका बदला उन्हें लेना था। द नेक्स्ट सिहाली रूलर थे सेना टू। द नेक्स्ट सिहाली, अगले सिहाली रूलर सेना टू ने क्या किया, अपने सेनापति को ऑर्डर दिया, जनरल को उसने अपने सेनापति को ऑर्डर दिया कि पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। उसने क्या किया, उनकी प्राइड को जो पांड्यन किंग थे उन्होंने हमला करवाया था, वो जीत गए थे और जिससे जो सिहली थे उनकी प्राइड को काफ़ी धक्का लगा, ब्लो हुए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सेनापति को ऑर्डर दिया और कहा कि हम पांड्य की कैपिटल मदुरई पर आक्रमण करेंगे। उन्होंने इसका आदेश सुना दिया। द बुद्धिस्ट क्रॉनिकल नोटेड दैट, जो बुद्धिस्ट इतिहासकार थे या उन्होंने बौद्ध इतिहासकार ने क्या नोटेड किया है, द एक्सपीडिशन मेड अ स्पेशल एफर्ट टू फाइंड एंड रिस्टोर द गोल्ड स्टैचू ऑफ द बुद्धा। उन्होंने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की जो स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु बहुत ही प्रयास किए गए थे। जो बुद्धिस्ट क्रॉनिकल ने लिखा है कि इस चीज़ में, इस पार्ट में कि बौद्ध धर्म की जो गोल्डन की मूर्ति थी, जो उनका स्टैचू था, उसको काफ़ी सर्च किया गया था, उसको ढूंढने की काफ़ी कोशिश की गई थी उसको ढूंढने की काफ़ी कोशिश की गई थी। Then similarly in the early 11th century when the Chola king Rajendra I built a Shiv Mandir in his capital, he filled it with prized statues seized from defeated rulers। और सिमिलरली इसी तरह क्या हुआ था 11th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, जब चोल राजा राजेंद्र वन ने बिल्ड किया शिव टेम्पल, अपनी कैपिटल में उन्होंने शिव मंदिर को बिल्ड करवाया था। तो उसने बिल्ड करवाया, उन्होंने शिव टेम्पल बिल्ड करवाया अपनी कैपिटल में। तो जितने भी प्राइवेट स्टैचू थे, मतलब उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े थे, उस युद्ध में जितने उन्होंने स्टैचूज को सीज किया था, स्टैचू को जो सीज किया था, जो वो लूट कर स्टैचूज लेकर आए थे, युद्ध में जीत कर स्टैचूज लेकर आए थे, उन्होंने वहाँ पर सारे स्टैचूज को सजा दिया। एंड इनकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूडेड, ये कुछ इनकम्प्लीट लिस्ट है, इसमें इंक्लूडेड है, कौन सी इनकम्प्लीट है, अ सन पेडिस्टल फ्रॉम द चालुक्य, अ गणेशा स्टैचू एंड सेवरल स्टैचूज ऑफ दुर्गा। इसमें जो इनकम्प्लीट लिस्ट में क्या था कि सन पेडिस्टल फ्रॉम द चालुक्य, चालुक्य से प्राप्त एक, इसमें क्या था, चालुक्य से हम एक लाए थे सन पेडिस्टल की मूर्ति लेकर आए थे
और सेकेंड अ गणेश स्टैचू लेकर आए थे, गणेश स्टैचू, एंड स्टैचूज ऑफ दुर्गा लेकर आए थे, दुर्गा की कई स्टैचूज लेकर आए थे, और एक नंदी की स्टैचू लाए थे हम लोग ईस्टर्न चालुक्य से, और एक इमेज हम लाए थे भैरव, भैरव की अ फॉर्म ऑफ शिवा, एंड भैरवी फ्रॉम दी, हम एक इमेज लाए थे भैरव की और फॉर्म ऑफ शिवा, भैरवी की फ्रॉम दी कलिंगन से लाए थे उड़ीसा, एंड काली स्टैचू हम लोग लाए थे पालस ऑफ बंगाल से, मतलब पालों से लाए थे हम लोग, बंगाल के पालों से हम स्टैचू लाए थे, काली की स्टैचू, एंड काली की मूर्ति हम लोग कहाँ से लाए थे, स्टैचू से। That similarly, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, सुल्तान महमूद गजनी, गजनी was a contemporary of राजेंद्र वन, मतलब गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र वन का समकालीन था, या सुल्तान महमूद, जो सुल्तान महमूद ऑफ गजनवी है, गजनी है, वो कंटेम्प्री ऑफ राजेंद्र वन थे, राजेंद्र वन के कंटेम्प्री थे। अगर भारत ड्यूरिंग हिज कंपेनियन इन द सब कॉन्टिनेंट ही अटैक द टेम्पल्स ऑफ डिफीटेड किंग एंड लूटेड देयर वेल्थ एंड आइडल, मतलब भारत में अपने कंपेनियन, अपने अभियानों के दौरान उसने जितने भी डिफीटेड राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया, राजाओं के मंदिरों को उसने क्या किया था, लूटेड, अपवित्र किया था, और तथा अपवित्र किया, और उनके वेल्थ को और आइडल्स को वो लूट के लेके चला गया। हमारे इंडिया में आकर हमारे जितने भी डिफीटेड राजा थे उसने अटैक दी टेम्पल और डिफीटेड किंग, उन्होंने डिफीटेड किंग्स पर ही उनके टेम्पल्स पर अटैक किया, उन्होंने वहाँ पे लूटेड दिया, वो वेल्थ और आइडल्स को लूट के लेके चले गए। जो सुल्तान महमूद थे वॉज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम, सुल्तान महमूद इम्पॉर्टेंट रूलर नहीं थे, बट बाय डिस्ट्रॉइंग temple, especially the one at Somnath, he tried to win credit as the great hero of Islam. लेकिन उस समय के टाइम के इम्पोर्टेंट रूलर वो नहीं थे, लेकिन उन्होंने टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया, और टेम्पल स्पेशली द वन एट दी सोमनाथ में एक मंदिर था, उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय किया, और ही ट्राई टू विन, वो क्रेडिट पाना चाहते थे, ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम कहलाना चाहते थे, वो इस्लाम के ग्रेट हीरो कहलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मंदिर को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। एंड इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द मिडल एजेस, most rulers displayed their political might and military success by attacking and looting the places of worship of defeated rulers. जितने भी defeated rulers थे, हमने क्या defeated rulers in the political culture of the जो middle ages के rulers थे, most rulers डिस्प्ले, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल माइट या मिलिट्री में वो सक्सेस थे, तो उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया, और उन्होंने भी मंदिरों को लूटना स्टार्ट कर दिया, वो मंदिरों को लूटना अटैक करते थे और मंदिरों को लूटते थे, अटैक करते थे और मंदिरों को अक्सर लूटा करते थे। एंड यू कैन सी फिगर्स, ठीक है। गार्डन, आवर नेक्स्ट टॉपिक है गार्डन, टॉम्ब एंड फोर्ट, मीन्स की बाग, मकबरे और किले, गार्डन, टॉम्ब एंड फोर्ट्स, गार्डन, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स। अंडर द मुगल्स आर्किटेक्चर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, अंडर द मुगल्स के अंडर में जो आर्किटेक्चर था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया,
क्यों? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर and especially Shahjahan were personally interested in literature, art and architecture. वो क्यों इतना कॉम्प्लेक्स हो गया? जो बाबर थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर and especially Shahjahan were personally interested in literature. वो पर्सनली इंटरेस्टेड थे लिटरेचर में, आर्ट में, पर्सनली इंटरेस्ट लेते थे लिटरेचर में, आर्ट में और आर्किटेक्चर में। वो पर्सनली इंटरेस्ट लेने लगे थे। एंड बाबर इन हिज ऑटोबायोग्राफी, बाबर डिस्क्राइब हिज इंटरेस्ट, बाबर ने डिस्क्राइब किया हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वॉल्स एनक्लोजर्स एंड डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल चैनल्स। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में क्या लिखा है? अपनी आत्मकथा में बाबर ने लिखा है, बाबर ने डिस्क्राइब किया है हिज इंटरेस्ट, उन्होंने अपने इंटरेस्ट को डिस्क्राइब किया, इंटरेस्ट प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन। उनका इंटरेस्ट था कि वो प्लानिंग करे और लेइंग करे, मतलब प्लानिंग करे और लेइंग आउट बनाए अपने गार्डन का, फॉर्मल गार्डन का, और प्लेस विद इन रेक्टेंगुलर वॉल, उस गार्डन को प्लेस करे एक रेक्टेंगुलर वॉल्ड बनाकर, ठीक है, दीवार बनाकर, एनक्लोजर, और डिवाइड करे उसे 4 क्वार्टर्स में, आर्टिफिशियल चैनल्स में, 4 क्वार्टर्स में आर्टिफिशियल चैनल्स में। ये अपनी चीज़ों को बता रहे हैं, ठीक है, कि वो ऐसा बनाना चाहते थे। दैट these gardens were called चार बाग। इन गार्डन को क्या कहा गया? 4 बाग, 4 गार्डन, बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल डिवीजन इन 2 क्वार्टर। और हम इन्हें 4 गार्डन या 4 बाग क्यों कहते थे? क्योंकि इनका जो डिवीजन था, सिमेट्रिकल डिवीजन हुआ था क्वार्टर्स में, इन 2 क्वार्टर्स में सिमेट्रिकल डिवीजन किया गया था। Beginning with Akbar, some of the most beautiful 4 bags were constructed by Jahangir and Shahjahan in Kashmir, Agra and Delhi. और beginning with Akbar, अगर हम 4 बाग बनाना स्टार्ट किसने किया था? अकबर ने स्टार्ट किया था। उन्होंने 4 बाग बनाना, कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया था। जहांगीर ने 4 बाग जहांगीर ने भी कंस्ट्रक्ट कराया, और शाहजहां ने इन कश्मीर में, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था 4 बाग। कश्मीर, दिल्ली और आगरा में कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने 4 बाग बनवाया था, 4 बाग कंस्ट्रक्ट करवाया था। There were several important architectural innovations during Akbar's reign, मीन्स कि वहाँ पे क्या था? अकबर के शासनकाल में कई तरह के आर्किटेक्चर इनोवेशंस हुए थे। अकबर के शासन में बहुत इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशंस हुए थे। फॉर इंस्पिरेशन Akbar architect turned to the tombs of his Central Asian ancestors Taimur। क्या हुआ था कि इनकी इंस्पिरेशन अकबर के
इस चीज़ की इंस्पिरेशन अकबर को कहाँ से मिली? इसकी इंस्पिरेशन अकबर को एक टॉम से मिली थी, तैमूर के टॉम से। और तैमूर का जो मकबरा था, जो उसका टॉम था, वो कहाँ था? वो सेंटर पे था, वो सेंट्रल पे था। उनके मकबरों से उनको ये इंस्पिरेशन मिला था। सेंट्रल एशियन में उनका टॉम था। वहीं के आर्किटेक्ट को देखकर उन्हें वो इंस्पायर्ड हुए थे। एंड फिगर 9 में आप देखोगे मुगल का चार बाग। ये मुगल का चार बाग है। फर्स्ट द चार बाग इन हुमायूंस टॉम दिल्ली 1562 1571। ये जो चार बाग है हुमायूं के मकबरों का चार बाग है। हुमायूं का जो मकबरा है उसके चारों तरफ ये चार बाग है 1562 से 1571। और फिगर 2 में टेरेस्ड चार बाग एट शालीमार गार्डन कश्मीर में। ये टेरेस चार बाग है जो शालीमार बाग कश्मीर में है 1620 से 1634। और सी द चार बाग adapted as a riverfront garden at लाल महल बारी 1637। जो लाल महल बारी में चार बाग को क्या बनाया गया? रिवर फ्रंट बाग के रूप में अपनाया गया। रिवर फ्रंट बाग के रूप में अपनाया गया। एंड द सेंट्रल फिगर 10 क्या कह रहे हैं? काबुल में 1590 painting of Babur supervising workers laying out in a charbagh in Kabul. Note how the intersecting channel on the path create the characteristic charbagh design. अब काबुल में चारबाग का जो डिजाइन है, चारबाग का जो लेइंग आउट बनाते बाबर की, मतलब चारबाग का लेइंग आउट बाबर बना रहे थे और तब ये फोटो बनाई गई थी 1590 में ये पेंटिंग बनाई गई। और ध्यान दें कि कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती हुई नहर चारबाग योजना के कैरेक्टरिस्टिक है। ये चारबाग के डिजाइन का कैरेक्टरिस्टिक है कि एक दूसरे को रास्ते में काट रही है ये नहरें, बात को ये चैनल इंटरसेक्ट कर रही है, ये चैनल्स पानी के चैनल। और फिगर 15 टॉम ऑफ हुमायूं का टॉम कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1562 से 1571 हुमायूं का टॉम कंस्ट्रक्ट किया गया था। कैन यू सी द वाटर? यहाँ पे भी वाटर चैनल्स बनाए गए थे। द सेंट्रल towering dome and the tall gateway became important aspects of Mughal architecture. First visible in Humayun's tomb. हुमायूं के टॉम में सबसे पहली बार देखने को मिला था। सबसे पहली बार दिखने वाला क्या था? केंद्रीय सबसे पहली बार मतलब द सेंट्रल टावरिंग डोम था। क्या था? गुंबद था। सेंट्रल टावरिंग डोम था। द टॉल गेटवे था जो बहुत ऊंचा था। ठीक है, केंद्रीय गुंबद था या उसको आप सेंट्रल टावरिंग डोम कहेंगे। ये टॉल गेटवे था। देखो द सेंट्रल टावरिंग डोम, ये सेंट्रल टावरिंग डोम था, एक गुंबद था। मतलब सेंटर में एक गुंबद बनाया गया था जो कि बहुत ऊंचा था। और टॉल गेटवे था। टॉल गेटवे यू कैन से मेहराब पिछतक। टॉल एक बड़ा सा गेटवे, इसका जो गेट था बहुत बड़ा था, दैट इज पिछतक कह रहे हैं। बिकम इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था मुगल आर्किटेक्चर का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था मुगल आर्किटेक्चर का। और हमें पहली बार ये हमें हुमायूं के मकबरे में देखने को मिला था। पहली बार हमें कहाँ देखने को मिला था? हुमायूं के मकबरे में इतनी चीज़ें देखने को मिली थी। एक गुंबद देखने को मिला था, एक गेटवे, बड़ा सा गेटवे का दरवाज़ा देखने को मिला था। that
placed in the center of a huge formal charbagh and built in the tradition known as eight paradises or hushed behisht, a central hall surrounded by 8 rooms. यह मकबरा एक ये जो मकबरा था, ये जो टॉम था, वॉज प्लेस इन अ सेंटर ऑफ द ह्यूज फॉर्मल चारबाग। ये जो मकबरा था वो चारबाग के बीचों बीच था। आपने फिगर 9 में देखा था, जो पहला हुमायूं का मकबरा था। एंड बिल्ड इन द ट्रेडिशन नोन है, ये एक ट्रेडिशन में इसको बनाया गया था। उस ट्रेडिशन को हम क्या कहते हैं? 8 पैराडाइसेस कहते हैं। उस ट्रेडिशन को हम 8 पैराडाइसेस कहते हैं या हशत बिशित कहते हैं। हशत या बिशित कहते हैं। ये सेंट्रल हॉल था सराउंडेड बाय 8 रूम। ये सेंट्रल हॉल था और चारों तरफ मतलब 8 कमरों से 8 रूम से ये घिरा हुआ था। 8 रूम से ये घिरा हुआ था। एक रूम से ये चारों तरफ से घेरा हुआ था। एंड द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विथ रेड सैंडस्टोन एज विथ व्हाइट मार्बल। जो बिल्डिंग थी वो कंस्ट्रक्ट की गई थी रेड लाइमस्टोन से, रेड सैंडस्टोन से इस बिल्डिंग को बनाया गया था और इसके एज पे, इसके किनारे पे व्हाइट मार्बल से बने। इसके किनारे जो थे वो व्हाइट मार्बल से उनको बनाया गया था। इसके किनारों को व्हाइट मार्बल से बनाया और सजाया गया था। That it was during Shahjahan regime. It was during Shahjahan's reign that the different elements of Mughal architecture were fused together in a grand harmonious synthesis. Means it was during शाहजहां के शासनकाल के दौरान, जो मुगल आर्किटेक्चर थे वर फ्यूज टुगेदर इन अ ग्रैंड हार्मोनियस सिंथेसिस। मतलब शाहजहां के शासनकाल के टाइम पे जो मुगल आर्किटेक्चर थे उन्होंने क्या किया था? एक बड़ा सा शाहजहां के शासनकाल में जो डिफरेंट एलिमेंट थे मुगल आर्किटेक्चर के, उनको फ्यूज टुगेदर, सबको मिला दिया गया। दैट इज ग्रैंड हार्मोनियस सिंथेसिस, सबको एक साथ मिला दिया गया था। और शाहजहां his reign witnessed a huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi. उन्होंने his reign, शाहजहां विटनेस थे, उन्होंने मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन देखा था। और ये कहाँ हुए थे? ज़्यादातर उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्पेशली आगरा और दिल्ली में इन कंस्ट्रक्शन को देखा था। द सेरेमोनियल हॉल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस जैसे दीवान खास OM वर केयरफुली प्लान्ड। इसे placed within a large courtyard. These courts were also described as Chichil, Sutur or 40-pillared halls. अगर आप देखें तो सेरेमोनियल हॉल पब्लिक और प्राइवेट ऑडियंस के लिए, उनकी असेंबली के लिए उनके लिए सेरेमोनियल हॉल को कंस्ट्रक्ट किया गया था। दीवान खास और दीवान आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। जो हॉल थे पब्लिक और प्राइवेट ऑडियंस के लिए, उसे केयरफुली प्लान किया जाता था। एंड एक विशाल कोर्टयार्ड था, एक सबसे बड़ा मतलब लार्ज कोर्टयार्ड। प्लेस विद इन अ लार्ज कोर्टयार्ड में स्थित यह दरबार, प्लेस विद इन अ लार्ज कोर्टयार्ड
लार्ज कोर्टयार्ड में ये प्लेस है। दीज कोर्ट्स वर ऑल्सो डिस्क्राइब, और इस कोर्ट को हम ऑल्सो डिस्क्राइब करते हैं, इस दरबार को ऑल्सो डिस्क्राइब करते हैं चील सुतुन। चील सुतुन कहते हैं, या 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते हैं, या 40 पिलर्ड हॉल्स। ये जो हॉल्स हैं इनमें 40 पिलर्ड हॉल्स हैं। ये जो हॉल्स बनाए गए हैं दैट इज ये 40 पिलर्ड हॉल्स हैं। पिलर्ड हॉल्स। शाहजहां ऑडियंस halls were specially constructed resemble a mosque. Constructed resemble mosque. शाहजहां के जो सभा भवन ऑडियंस जो हॉल था, शाहजहां का जो ऑडियंस हॉल था वो स्पेशली कंस्ट्रक्ट किया गया था एक रिसेंबल मॉस्क्यू, मस्जिद से मिलते जुलते उसे बनाया गया था। मतलब मॉस्क्यू से मिलता जुलता ही उसे भी बनाया गया था, मॉस्क्यू से मिलता जुलता उसे बनाया गया था। That and the pedestal on which his throne was placed was frequently described as the Qibla, the direction faced by Muslims at prayer, since everybody faced that direction when court was in session. उसका जो थ्रोन था, उसका जो सिंहासन था जिस मंच पर रखा गया था, जो पेडिस्टल, जिस मंच पर उसका जो सिंहासन, जो उसका थ्रोन रखा गया था, उसे हम अक्सर क्या किबला कहा जाता था। उसे डिस्क्राइब किया गया एज अ किबला, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था, जिस समय कोर्ट चलता था, ठीक है, द डायरेक्शन, जिस समय कोर्ट चलता था उस समय ईच पर्सन उस ओर ही मुंह करके बैठता था। जिस समय दरबार चलता था उस समय सबका फेस उनकी तरफ करके ही सब अपना उसी डायरेक्शन में बैठते थे, उसी डायरेक्शन में सब लोग बैठते थे, क्योंकि नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा है, ठीक है। जब आप नमाज पढ़ते हो तो सामने की जो दिशा होती है दैट्स कॉल्ड किबला। हम किसे कह रहे हैं? किबला, जो डायरेक्शन फ्रीक्वेंटली उस डायरेक्शन को किबला कहा जाता है। जब आप नमाज पढ़ते हो तो उसी डायरेक्शन में बैठते हो फेस कर। The idea of the king as the representative of God on earth was suggested by these architectural features. जो आर्किटेक्चरल फीचर्स है इस ओर उन्होंने इशारा किया था कि जो राजा है वो अर्थ पर मतलब जो आइडिया है किंग का, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं गॉड को अर्थ पे, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं भगवान को अर्थ पे। वॉज सजेस्टेड बाय दी आर्किटेक्चरल फीचर, और ये सजेस्टेड बाय दी आर्किटेक्चरल फीचर्स में ये सजेस्ट किया गया था। आर्किटेक्चरल फीचर इस ओर इशारा कर रही थी कि जो राजा है वो पृथ्वी पर ईश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो राजा है वो अर्थ पर रिप्रेजेंट करते हैं किसको? गॉड को। फिगर 12, द थ्रोन बैल्कोनी, ये थ्रोन है बैल्कोनी के बालकोनी। इन द दीवाने आम में इन दिल्ली, देखिए ये थ्रोन है, मतलब थ्रोन है बालकनी का, सिंहासन का ये बालकोनी है जहाँ पे सिंहासन रखा जाता था, उसकी ये बालकोनी है दीवाने आम, और दिल्ली में है। और ये कंप्लीट हुआ था 1648 में। ये कब कंप्लीट हुआ था? ये 1648 में इसको कंप्लीट किया गया था। द connection between royal justice and the imperial court was emphasized by Shah Jahan in his newly constructed court in the Red Fort at Delhi.
शाहजहां ने दिल्ली के रेड फोर्ट लाल किले के सामने अपना रॉयल जस्टिस, लाल किले के सामने अपना उन्होंने क्या किया, देखिए द कनेक्शन बिटवीन, उन्होंने कनेक्शन दिया रॉयल जस्टिस एंड इंपीरियल कोर्ट। इंपीरियल कोर्ट वॉज एम्फेसाइज, शाहजहां ने रॉयल जस्टिस और इंपीरियल कोर्ट को एम्फेसाइज किया था अपना, मतलब उनको न्यूली कंस्ट्रक्ट कोर्ट किया था किसके सामने, रेड फोर्ट एट दिल्ली के सामने उन्होंने ये वर्क किया था। रेड फोर्ट एट दिल्ली के सामने उन्होंने ये वर्क किया था। न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट उन्होंने किया था, वो एक रिलेशनशिप कनेक्शन बनाना चाहते थे, रॉयल जस्टिस कनेक्शन बनाना चाहते थे रॉयल जस्टिस और इंपीरियल कोर्ट में, इसीलिए उन्होंने न्यूली कंस्ट्रक्ट किया था अपना कोर्ट, न्यूली कंस्ट्रक्ट किया था कोर्ट रेड फोर्ट के सामने। उन्होंने कंस्ट्रक्ट कोर्ट किया था रेड फोर्ट में एट दिल्ली, रेड फोर्ट में उन्होंने दिल्ली में इसको कंस्ट्रक्ट किया था एट दिल्ली। बिहाइंड द एम्परर्स थ्रोन वर अ सीरीज ऑफ पित्रादुरा, पित्रादुरा मीन्स कि बादशाह के साथ पित्रादुरा इनलेज दैट डिपिक्टेड द लेजेंडरी ग्रीक गॉड ऑर्फियस प्लेइंग the lute, Orpheus playing the lute मीन क्या था, पहले तो पित्रादुरा क्या है, पित्रादुरा कलर्ड हार्ड स्टोन्स होते हैं, ये कलर्ड हार्ड स्टोन्स होते हैं प्लेस्ड इन डिप्रेशन carved into marble or sandstone creating beautiful ornate patterns। ये संगमरमर या आप कह सकते हो कवर्ड विथ मार्बल सैंडस्टोन से, इन्हें मार्बल सैंडस्टोन पर रंगीन कलर्ड हार्ड स्टोन को दबाकर बनाए गए सुंदर और पैटर्न्स है, सुंदर और ऑर्नेट पैटर्न्स हैं ये कलर्ड हार्ड स्टोन प्लेस, मतलब कलर्ड हार्ड स्टोन को डिप्रेशन मतलब दबाकर काफ्ट किया गया है, बनाया गया है मार्बल और सैंडस्टोन पर, मार्बल और सैंडस्टोन। एंड इसमें क्या है, बादशाह के बिहाइंड द एम्परर्स थ्रोन, बिहाइंड द एम्परर्स थ्रोन मतलब एम्परर के थ्रोन के पीछे, उनके सिंहासन के पीछे पित्रादुरा को का डिजाइन बनाया गया है, ठीक है, कि पित्रादुरा इन लेज द डिपिक्टेड द लेजेंडरी ग्रीक गॉड, मतलब उनका पित्रादुरा उनके सिंहासन के पीछे इसका बहुत अच्छा डिजाइन मतलब जोड़ कर एक श्रृंखला बनाई गई है, एक सीरीज बनाई गई है, जिसमें इस सीरीज में क्या है, जिसमें कहा गया है डिपिक्टेड, इसमें क्या कहा गया है, ग्रीक गॉड ऑर्फिसिस, मतलब इसमें माना जाता है कि जो ऑर्फिसिस है, ऑर्फिसिस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है, ये माना जाता है, ये देखते हैं, मतलब आप कह सकते हो पौराणिक यूनानी देवता, ये जो ऑर्फिस कौन है, ये ग्रीक गॉड है, ये ग्रीक गॉड है ऑर्फिस, और वो जो उनके सीट के पीछे जो डिज़ाइन बनाया गया है उसमें इन गॉड को दिखाया गया है कि वो क्या बजा रहे हैं, वो ऑर्फिस प्लेइंग द लूट, वो लूट को बजा रहे हैं या वीणा को बजा रहे हैं। इट वॉज बिलीव्ड दैट ऑर्फियस म्यूजिक कुड काम फ्यूरियस बीस्ट until they coexisted together peaceably। ये बिलीव ऐसा माना जाता है कि जो ऑर्फियस है, ये बिलीव किया जाता है कि जो ऑर्फियस का म्यूजिक है कुड काम, वो आपको वो यहाँ पे मतलब वो काम कर देता है फ्यूरियस बीस्ट को, जानवरों को भी शांत कर सकता है, अब वो शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं।
मतलब जो ऑर्फियस का जो वीणा का जो म्यूजिक है वो जानवरों तक को शांत कर देता है और सब कोई मिलकर रहने लगते हैं। जानवरों तक को शांत कर देता है और उसके बाद से वो लोग एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। It was believed that could be furious beasts until they coexisted together, मतलब वो एक साथ एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। The construction of Shahjahan's audience hall aimed to communicate that the King's justice would treat the high and the low as equals, creating a world where all could live together in harmony. Together in harmony. In the construction of Shahjahan audience, शाहजहां के ऑडियंस जो कंस्ट्रक्शन है, मतलब जब हमने कंस्ट्रक्शन किया शाहजहां का ऑडियंस हॉल का एम क्या था, उस ऑडियंस हॉल का मतलब कंस्ट्रक्शन का एम क्या था कि कम्युनिकेट करना। ये मतलब उस ऑडियंस हॉल का मेन एम था कि जो राजा है वो कम्युनिकेट करना था। उनका मेन एम, जो राजा है जब वो राजा जस्टिस करे, जब वो राजा जस्टिस करे ऊंचे, जब वो राजा जस्टिस करे हाई द लो इक्वल्स क्रिएटिंग अ वर्ल्ड, मतलब राजा ऊंचे और मतलब राजा हाई और लो सभी प्रकार के लोगों के साथ जैसे इक्वल व्यवहार करेगा, मतलब उन्हें इक्वली ट्रीट करेगा। और इसी से अगर राजा सबको इक्वली ट्रीट करेगा तो सब लोग वहाँ पे हारमोनी से एक साथ रह पाएंगे, सब लोग वहाँ पर हारमोनी से एक साथ रह पाएंगे। यही ये जो कंस्ट्रक्शन शाहजहां ने इसीलिए ऑडियंस हॉल को कंस्ट्रक्ट करवाया था कि उसका एम यही था। जब राजा जस्टिस करे, राजा जस्टिस कैसे करे, हाई कोई भी पर्सन अगर हाई है, हाई पोस्ट पे या लो पोस्ट पे, सबको वो इक्वली ट्रीट करे। इसी के कारण जब वो इक्वली ट्रीट करेगा तो सब लोग लिव टुगेदर हारमोनी में रह पाएंगे, सब लोग हारमोनी में एक साथ रह पाएंगे। एंड in the early years of his reign, शाहजहां ने अपने अर्ली ईयर्स के अपने शासनकाल में शाहजहां कैपिटल एट आगरा, शाहजहां की कैपिटल क्या थी, वॉज एट आगरा में थी उनकी कैपिटल, ठीक है, उनकी कैपिटल आगरा थी। A city where the nobility had constructed their homes on the banks of river यमुना, वो ऐसी सिटी है जहाँ पर घरों का निर्माण, जहाँ पे जो घर बनाए गए हैं वो बैंक ऑफ रिवर के किनारे बनाए गए हैं, करवाया जाता है। मतलब कई लोगों ने जो अपना होम्स है वो बैंक ऑफ रिवर यमुना के पास कंस्ट्रक्ट करवाया है। These were set in the midst of formal gardens. These were set formal garden constructed in the चारबाग format. इसका जो निर्माण है वो चारबाग के फॉर्मेट के ही मतलब समान है। These were set in the midst, मतलब इसको भी सेट किया गया है फॉर्मल गार्डन्स के बीच में, और कंस्ट्रक्टेड इन द मतलब चारबाग के फॉर्मेट पे ही इसको भी कंस्ट्रक्ट किया गया है, चारबाग के फॉर्मेट पर इसको भी कंस्ट्रक्ट किया गया है। द चारबाग गार्डन ऑल्सो हैड अ वेरिएशन, जो चारबाग गार्डन है ऑल्सो हैड ए वेरिएशन दैट हिस्टोरियन डिस्क्राइब एज द रिवर फ्रंट गार्डन। जो चारबाग गार्डन है, जो चारबाग गार्डन है ऑल्सो हैड अ वेरिएशन, चारबाग जो गार्डन है उनमें भी काफ़ी वेरिएशंस हैं। दैट चारबाग ऑल्सो हैड ए वेरिएशन दैट जो हिस्टोरियंस है उन्होंने उसको उस वेरिएशंस ऑफ चारबाग गार्डन को उन्होंने क्या कहा, रिवर फ्रंट गार्डन। हिस्टोरियंस है हमारे चारबाग गार्डन को क्या कहा, रिवर फ्रंट गार्डन, रिवर फ्रंट गार्डन कहा। एंड इन दिस the dwelling was not located in the middle of the चारबाग, but इसमें क्या था, इस तरह के बाग में
इस तरह जो निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित ना होकर जो रहने का जो ड्वेलिंग थी वो मिडल में लोकेट नहीं होता था चार बाग के, बट एट इट्स एज क्लोज टू द बैंक ऑफ द रिवर। और मतलब जो हमारे घर थे, जो घरों का निर्माण होता था वो कहाँ पर होता था, वो क्लोज रिवर के किनारे किया जाता था। चार बाग के मिडल में वो घरों का ड्वेलिंग नहीं की जाती थी, वो रिवर्स के किनारे किए जाते थे। शाहजहां adapted the river front garden in the layout of the ताज महल। जो शाहजहां थे उन्होंने एडेप्टेड किया था रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ द ताजमहल। शाहजहां ने अपने शासन की शाहजहां ने एडॉप्ट किया था रिवर फ्रंट गार्डन को, जिसे चार बाग के जो वेरिएशंस ऑफ गार्डन है उन्हें हम रिवर फ्रंट गार्डन कहते थे। इन द लेआउट, उन्होंने ताजमहल के लेआउट में भी इसको फिगर आउट किया था कि रिवर फ्रंट गार्डन बनाया जाएगा। द ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चरल अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ हिज रेजिम, वो ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चरल मतलब अकॉम्प्लिश करना चाहते थे, बहुत ही वो ऐसी उपलब्धि प्राप्त करना चाहते थे जिसे दूर दूर से लोग देखने आए। एंड here the white marble mausoleum was placed on a terrace by the edge of the river and the garden was its south। और यहाँ पे सफेद संगमरमर व्हाइट मार्बल संगमरमर का मकबरा नदी के द महल, here a white marble mausoleum was placed on a terrace by the edge of the river and the garden to its south। यहाँ पे क्या था कि उन्होंने यहाँ पर सफेद संगमरमर का मकबरा नदी के बिल्कुल किनारे तट के चबूतरे पर, नदी के तट के एक चबूतरे पर तथा बाग था वो इसके साउथ में बनाया था। ठीक है, नदी के तट के एक चबूतरे पर उन्होंने व्हाइट मार्बल से जो मकबरा था वो टेरेस एज पर बनाया था, नदी के किनारे जो एज था उसके टेरेस पे बनाया था, और जो उनका गार्डन था वो साउथ में था। शाहजहां, फिगर 13 आप देख सकते हो 1643 में ये वर्क, ताजमहल का वर्क जो आगरा में है वो पूरा हुआ था। शाहजहां डेवलप this architectural form as a means to control the access that nobles had to the river। जो शाहजहां थे, शाहजहां ने क्या किया, शाहजहां ने डेवलप किया इस आर्किटेक्चरल फॉर्म को, और शाहजहां ने डेवलप किया इस आर्किटेक्चरल फॉर्म को एज अ मीन टू कंट्रोल, वो कंट्रोल करना चाहते थे द एसेट दैट नोबल्स हैड टू द रिवर, जो नोबल्स हैड टू द जो रिवर्स पे थे उनको वो कंट्रोल करना चाहते थे। जितने भी नोबल्स थे उनकी पहुंच पर वो वहां तक पहुंच नहीं पाए, इसको कंट्रोल करने के लिए ही उन्होंने वहां पे कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चरल फॉर्म मीन उनको कंट्रोल करने के लिए आर्किटेक्चरल फॉर्म बना। In the new city of शाहजहानाबाद that he constructed in दिल्ली, उन्होंने एक न्यू सिटी को कंस्ट्रक्ट किया दिल्ली में, शाहजहानाबाद। ठीक है, द इंपीरियल पैलेस कमांडेड द रिवर फ्रंट, ये इंपीरियल पैलेस था, उसमें शाही महल नदी पर स्थित था, मतलब जो उनका जो महल था, ठीक है, इंपीरियल जो पैलेस था न्यू सिटी उन्होंने शाहजहानाबाद को कंस्ट्रक्ट किया दिल्ली में, और जो उन्होंने अपना महल इंपीरियल पैलेस बनाया था वो रिवर फ्रंट के पास, मतलब नदी पर ही स्थित था उनके फ्रंट में। ओनली स्पेशली फेवर्ड nobles
like his eldest son Dara Shikoh were given access to the river. All others had to construct their home in the city away from the river Yamuna. में क्या किया गया? केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त ओनली जो स्पेशली फेवर्ड नोबल्स को ही, जो स्पेशली फेवर्ड नोबल्स जैसे कि उनके बड़े बेटे दारा शिकोह, उनके जो बड़े बेटे थे दारा शिकोह को ही नदी तक पहुंच मिली थी, नदी तक वो पहुंच सकते थे। और जो अदर्स थे, ऑल अदर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट देयर होम्स इन द सिटी, और जो अदर मेंबर्स थे उन्होंने अपना घर कंस्ट्रक्ट किया सिटी में, अवे फ्रॉम दी, मतलब रिवर यमुना के दूर उन्होंने अपना महल कंस्ट्रक्ट किया, मतलब अपना घर कंस्ट्रक्ट किया था। एंड फिगर 14 में क्या है? फिगर 14 a reconstruction from a map of the riverfront garden city of Agra. Note how the garden palaces of the nobles were placed on both banks of the Yamuna. एक नक्शे से, ये एक मैप है, एक नक्शे से आगरा के नदी फ्रंट गार्डन सिटी ऑफ आगरा पूरी तरह से दिख रहा है इस नक्शे में। नोट हाउ द गार्डन पैलेसेस ऑफ द नोबल्स आर प्लेस्ड ऑन बोथ बैंक्स ऑफ द यमुना। नोट करिए, नोट डाउन की द गार्डन पैलेसेस, ध्यान देने की बात है कि कैसे यमुना नदी के दोनों बैंक्स ऑफ रिवर के, यमुना नदी के दोनों तटों पर नोबल्स के बाग महल स्थित हैं। यमुना नदी के दोनों तटों पर उनके बाग महल स्थित हैं, उनके बाग महलों को बनाया गया है। द ताजमहल इज ऑन दी लेफ्ट साइड, ताजमहल लेफ्ट साइड में है। कंपेयर द लेआउट ऑफ आगरा विद शाहजहानाबाद इन दिल्ली। आप इस लेआउट को कंपेयर करिए शाहजहानाबाद दिल्ली से। फिगर 15 क्या कह रहे हैं? 1850 में मैप ऑफ शाहजहानाबाद, 1850 का ये मैप है शाहजहानाबाद का। वेयर द एम्परर रेसिडेंट, इसमें एम्परर का रेसिडेंट क्या है? द सिटी अपीयर्स टू बी वेरी क्राउडेड, इस सिटी को देख के तो लग रहा है कि ये सिटी बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। बट डिड यू नोटिस द मैनी लार्ज गार्डन एज वेल, लेकिन क्या आपने नोटिस किया यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लार्ज गार्डन भी हैं। कैन यू फाइंड द मेन स्ट्रीट एंड द जामा मस्जिद, क्या आप ढूंढ सकते हैं मेन स्ट्रीट और जामा मस्जिद को? क्या आप इसमें सर्च कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रीजन एंड एम्पायर।